वो अपनी धुन में गुनगुनाती हुई सीढ़ियां उतर रही थी। उसने काले रंग की 6 इंच की हील पहनी हुई थी। खुशी से नीचे उतर रही थी। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुई, तैमूर ने उसकी तरफ नापसंद भरी नज़रों से देखा। उसे लग रहा था कि अगले ही पल वो अपना कंट्रोल खो देगी और ज़मीन पर गिर जाएगी। वो उसे वहीं खड़ा देखता रहा। उसके कदम जैसे ही जीने की लाश सीढ़ियों पर पहुंचे, अचानक उसका पाँव मुड़ा और इससे पहले कि वो गिरती, तैमूर के मजबूत कंधों ने उसे थाम लिया। रिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसके होंठ कांप रहे थे और वो मन ही मन घबराई हुई थी। जब देर तक वो ज़मीन से नहीं टकराई, तो उसने झट से अपनी गोल मटोल उल्लू जैसी आंखें खोल दीं। जब भी तैमूर को ज़्यादा गुस्सा आता, तो वो मजाक में कहता था कि अपनी उल्लू जैसी आंखों का सही इस्तेमाल किया करो, ताकि औरों को भी आसानी हो सके। वो हद से ज़्यादा लापरवाह थी, हर बात में लापरवाही दिखाती थी और उसकी इन्हीं आदतों से तैमूर बहुत चिढ़ता था। वो उसे समझाता भी था, मगर वो सुनने वाली कहाँ थी। उसकी सारी बातें कभी वो मजाक में टाल देती और कभी गुस्से से इनकार कर देती। तैमूर को अपने सामने देखकर उसके होश उड़ गए। आप यहाँ पर? अगर मैं वक्त पर नहीं होता तो आप यकीनन गिर जाती। शुक्रिया करिए कि मैं वक्त पर पहुंच गया, तैमूर ने गुस्से भरे लहजे में कहा और उसे कमर से पकड़ लिया। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो तैमूर के बहुत पास खड़ी थी और तेजी से पीछे हट गई। अगले ही लम्हे उसकी ये झिझक शर्मीली मुस्कुराहट में बदल गई। इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तैमूर ने सख्ती से पूछा। मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ। किसकी इजाज़त से? उसने और भी पास आकर कहा। मैंने ताई से इजाज़त ली थी। कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कमरे में जाओ और जाकर कपड़े बदल लो। इस तरह के कपड़े पहनकर और इतना मेकअप करके बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तैमूर की बातें सुनकर उसका सर चकराने लगा। मैं आपकी बात नहीं मान सकती। क्या कहा तुमने? उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे जाने दो। वो हकलाते हुए उसकी मिन्नत करने लगी। तभी ताई वहां आ गईं। क्या हो गया है तैमूर? क्यों बच्ची को तंग कर रहे हो? वो बोला। आप देख रही हैं, ये इस हाल में हवेली से बाहर निकल रही है। अगर किसी ने हवेली की लड़की को ऐसे देखा, तो 100 तरह की बातें बनाएगा। तैमूर ने एक तिरछी नज़र उसकी स्लीवलेस फ्रॉक पर डाली और फिर उसकी लाल लिपस्टिक पर, जो उसे देखकर लग रहा था मानो वो गांव में नहीं बल्कि अमेरिका में बैठी हो। और अगर वो सचमुच अमेरिका में भी होती, तो भी तैमूर उसे इस हालत में बाहर जाने की इजाज़त कभी नहीं देता। अभी अपने कमरे में जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तैमूर की आवाज़ और भी कड़ी हो गई। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बहस करना पसंद नहीं है। ताई ने आंखों ही आंखों में रिया को इशारा किया और वो पाँव पटकती हुई रोती रोती ऊपर चली गई। इतनी मुश्किल से उसने तैयारी की थी। उसकी सहेली की शादी थी और आज मेहंदी का फंक्शन था। बड़ी मुश्किल से उसने ताई से इजाज़त ली थी, क्योंकि हवेली की लड़कियों को इस तरह के फंक्शन में जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। लेकिन फरहा उसकी बचपन की सहेली थी और हवेली वाले उसके घर वालों को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए ताई ने इजाज़त दे दी थी। उसका कजिन भी उसके साथ जा रहा था। वो कमरे में लेटी रो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, यहाँ से चले जाओ। मगर दरवाजे पर खड़ा इंसान उसकी बात मानने वाला नहीं था। वो मजबूत कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। रिया बेटा, ताई की आवाज़ सुनते ही उसने शिकायत भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा। उन्होंने उसकी रोती आंखों से नज़रें चुराईं। देखा आपने, मैंने कहा था कि वो मुझे पसंद करते हैं। ये है उनकी पसंद, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोली। देखो, वो जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तुम खुद सोचो, क्या इस हाल में तुम हवेली से बाहर निकलती तो अच्छी लगती? पर मेरे पापा ने कभी मुझ पर पाबंदियां नहीं लगाई थीं। गांव और अमेरिका के माहौल में बहुत फ़र्क है। वहाँ का माहौल यहाँ से काफ़ी अलग है। वो बोली। पर इतना भी क्या मसला था? मेरे कपड़े तो बस कंधों से थोड़े छोटे थे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई थी? वो अभी भी छोटे बच्चों की तरह रोती चली जा रही थी। उसकी ताई ने प्यार से उसका सर अपने सीने से लगाया और उसके बाल सहलाते हुए कहा,
मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं फरहा को कॉल करके कह देती हूँ कि हम थोड़ी देर से पहुँचेंगे। जैसे ही तुम्हारी ड्रेस आती है, हम तीनों चलेंगे। क्या आप सच कह रही हैं? उसने हैरत से आंखें फैलाकर ताई को देखा। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। क्या तुम्हें अपनी ताई पर यकीन नहीं है? आई लव यू सो मच ताई, उसने उनसे लिपटते हुए कहा। ताई ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस मंगवाई है, मैं अभी लाकर देती हूँ। उसमें तुम बिल्कुल गुड़िया जैसी लगोगी। उसने खुशी से सर हिलाया। बेंगलुरु बेंगलुरु आए उसे अभी मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे। जैसे ही वो 18 साल की हुई, उसके पापा को फिक्र होने लगी कि कहीं उनकी बेटी इस माहौल में बिगड़ न जाए। इसी वजह से उन्होंने उसे तुरंत ही बेंगलुरु भेज दिया। उसके पेरेंट्स उसके भाई की परीक्षा की वजह से थोड़े समय के लिए वहीं रुके रहे, जबकि वो जल्द ही आ गई और अब बहुत पछता रही थी। रोज़ वो अपनी मम्मी को कॉल मिलाकर बात करती और जी भरकर तैमूर की बुराइयां करती। उसका बस नहीं चलता था कि तैमूर का मुंह नोच ले। उसके पीठ पीछे वो उसे हजारों बातें सुनाती, लेकिन जब वो उसके सामने होती तो उसकी ज़बान जैसे बंद हो जाती। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो खुलकर उससे बात कर सके। अभी भी ऐसा नहीं हुआ था वो उससे बहस कर पाए या अपना मुद्दा रख पाए। बस खामोशी से रोती हुई वापस चली गई। थोड़ी देर बाद उसके सर में दर्द होने लगा तो वो जूस पीने के लिए किचन में चली गई। ताई को मना कर दो, तुम उनके साथ नहीं जाओगी, तैमूर ने उस पर नज़र डालते हुए सख्त अंदाज में कहा। रिया की आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर गईं। उसे जैसे एक पल की खुशी मिलती थी और अगले ही लम्हे गम के बादल घेर लेते थे। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो इस बार कहे बिना नहीं रह सकी। तैमूर ने हैरत से निगाहें उठाकर उसे देखा, मानो किसी छोटी सी बच्चे को देख रहा हो। तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल क्यों आया? आप किसी और पर कोई पाबंदी नहीं लगाते, जो भी करना चाहता है करता है। बाकी सब लोग अपनी मनमानी करते हैं, मगर आप सिर्फ मुझ पर ही अपना हुक्म चलाते हैं। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ, तो आप मुझे बता दें, मैं ये हवेली छोड़कर चली जाऊंगी। ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डाला करो, तैमूर ने कहा। रिया ने सुनते हुए अपने माथे पर अपनी उंगली से हल्के से हाथ फेरा। खड़ूस कहीं के, उसने मुंह ही मुंह में बुदबुदाया। मैं बैरा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है, तैमूर ने कहा। वो कुछ कहना चाहती थी कि उसने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में ये इसलिए कहा ताकि वो सुन ले, पर वो कुछ कहने की हिम्मत न जुटा पाई। ऊपर वाला आपको गंजी बीवी दे और आपके बच्चे भी गंजे हों। उसकी अगली बात सुनकर तैमूर अपनी मुस्कुराहट पर काबू नहीं रख पाया। रिया नहीं जानती थी कि उसने ताई को क्यों मना किया, मगर जब उसने मना किया और ताई के होठों पर हल्की सी मुस्कान देखी, तो वो एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। फरा उससे बहुत नाराज थी। रात को वो उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, पर फरा उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो गुस्से में उठी और आंगन में जाकर टहलने लगी। जब भी उसे बहुत गुस्सा आता था, वो लॉक करती थी ताकि अपने गुस्से को कम कर सके। मेरी किस्मत ही खराब है कि मैं इस हवेली में आ गई, और मेरे नसीब फूटे थे जो तैमूर साहब मेरे कजिन निकले। यहाँ आने से अच्छा था कि मैं किसी हॉस्टल में एडमिशन ले लेती, वहाँ पर भी तो वार्डन मौजूद होती। ये कहते हुए रिया अकेले में बड़बड़ा रही थी। तभी तैमूर की आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह पर उछल पड़ी। उसे पता ही नहीं चला कि तैमूर कब से वहाँ खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। आपने सब कुछ सुन लिया? उसने मासूमियत से घबराकर कहा। जी, मैंने सब कुछ सुन लिया, और मुझे इसमें कोई हैरत नहीं हो रही है। तुम पर मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम इसी काबिल हो। पहले तो रिया को लगा कि तैमूर के सामने अपनी बुराई करके उसने गलती कर दी, मगर अब उसकी ये शर्मिंदगी भी खत्म हो गई थी। तैमूर की आवाज़ गूंज रही थी। मैं ये सब इसलिए करता हूँ ताकि तुम और बेवकूफ़ियाँ करने से बच जाओ। वो बोली, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। वो कहने लगा, ये तो मैंने उसी दिन एयरपोर्ट पर देख लिया था, जब तुम किसी और के साथ जा रही थी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो रिया की आंखें गोल गोल घूमने लगी। गलती हर इंसान से होती है, मगर तुमसे हर बार होती है, और बार बार होने वाली गलती गलती नहीं रहती, बल्कि वो एक पार्टनर बन जाती है।
जो वक्त के साथ दोहराई जाती रहती है। उसकी सारी बातें इस छोटी सी लड़की के सर के ऊपर से गुजर रही थीं। वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। मुझे नींद आ रही है, उसने कहा और वहां से जाने लगी। तभी तैमूर ने सख्ती से कहा, मैंने अभी तक तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी। वो हैरत से आंखें फैलाकर उसके चेहरे को देखने लगी। चांदनी रोशनी में रिया का चेहरा चमक रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसमें कोई शक नहीं, और उसके चेहरे पर फैली मासूमियत तो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। कुछ पल तक तैमूर उसे देखता रहा, फिर अपनी नज़रें हटा ली और रिया भागती हुई अपने कमरे में चली गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये मुझे किस तरह देख रहे थे? कहीं ये मुझे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मुझे नापसंद करते हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं। उसने अपने कानों को दोनों हाथों से ढक लिया। पूरा दिन काम करने के बाद वो थक चुकी थी। जैसे ही वो बिस्तर पर गिरी, गहरी नींद में सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ वो लाखों में पहचान सकती थी। क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि रात सोने से पहले भी उनका दीदार और सुबह उठते ही फिर उनका दीदार होता है? वो मन मन में बड़बड़ा रही थी, मगर अगले ही लम्हे उसकी सोच डर में बदल गई जब उसके कमरे के दरवाजे पर जोर-जोर से दस्तक होने लगी। उसे लगा जैसे उसके जिस्म से जान निकल रही हो। उसके ख़यालों में गुज़रे हुए दिन घूमने लगे और वो सोच रही थी कि कहीं उसने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी जिसकी सज़ा भयानक हो सकती है। तभी बाहर से आवाज़ आई, मैडम, जल्दी नीचे आइए, आपको तैमूर साहब बुला रहे हैं। उसने घबराकर आसमान की तरफ देखा और दुआ करने लगी, ऐ खुदा, मुझे सब्र दे और इस इंसान को बर्दाश्त करने की हिम्मत भी दे। जब वो नीचे पहुंची तो सामने उसका बेस्ट फ्रेंड अदनान खड़ा था और उसके साथ उसका पुराना क्राइम पार्टनर भी था। आओ जल्दी, मैं कब से तुम दोनों का इंतज़ार कर रहा हूँ। तैमूर ने बाजू बांधे थोड़ी दूर पर खड़े होकर कहा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तैमूर अपने दादा से कह रहा था, दादा, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि लड़की जितनी मासूम नज़र आती है उतनी मासूम बिल्कुल भी नहीं है। तैमूर अब दादा के पास जाकर बातें करने लगा। तैमूर की बात सुनकर दादा ने निगाह चुराई और एक नज़र रिया पर डाली। रिया टिमटिमाती आंखों से सिर्फ दादा को देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी और सबसे बढ़कर यकीन था कि दादा इस बार उसे ज़रूर बचा लेंगे। कुछ दिन पहले की बात थी जब वो और अदनान सैर पर निकले थे। रात के 11 बजे का वक्त था। वो बहुत बोर हो रही थी और उसने अदनान को फ़ोन किया था। वो उन दिनों हवेली में ही आया हुआ था। उसको तैमूर साहब से ज़रूरी काम था और ज़मीनों के मामले में भी डिस्कस करने थे। उसकी एक फ़ोन कॉल पर अदनान दौड़ा हुआ चला आया। अदनान तैमूर की सौतेली खाला का बेटा था। उन दोनों के आपस के ताल्लुकात कुछ खास अच्छे नहीं थे। अदनान तैमूर से जलता भी था। हवेली वाले भी उसे खास पसंद नहीं करते थे, मगर उसकी उस छोटी सी लड़की के साथ बहुत बनती थी। दोनों हवेली वालों की नज़रों से बचते हुए हवेली से बाहर निकल गए। अदनान उस वक्त तैमूर की गाड़ी चला रहा था कि अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। वो लोग बड़ी मुश्किल से गाड़ी से कूदकर बचे और गाड़ी खेतों में जाकर गिर गई। रिया के हाथ और पैर पर चोट लग गई। वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रही थी। यही वजह थी कि पिछले कुछ दिन उसने अपने कमरे में रहकर ही गुजारे थे और हवेली वाले सब हैरान थे कि वो शरारती लड़की कैसे एक जगह पर टिककर बैठी हुई है। खामोशी से वो हवेली से बाहर गए थे और उसी खामोशी से हवेली में वापस भी आ गए थे। रिया बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि उन्होंने तैमूर की गाड़ी का सत्यानाश कर दिया था। सुबह जब तैमूर को पता चला कि उसकी गाड़ी खेतों में मिली है तो वो हैरान रह गया। उन्होंने उस दिन गाड़ी की चाबी किचन में रख दी थी और आधी रात के वक्त सिर्फ एक ही इंसान जाग रहा होता था और वो थी रिया। उसके अलावा किसी को भी देर तक जागने की आदत नहीं थी। अगली सुबह तैमूर ने रिया से सवाल किया था, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। उसी दिन गांव के एक आदमी ने बताया कि उसने उन दोनों को गाड़ी से उतरते और फिर भागते हुए भी देखा था। फिर तैमूर ने सख्ती से पूछा कि कौन सी शरीफ लड़कियां आधी रात के वक्त आवारगी करने के लिए बाहर निकलती हैं। छोटी बच्ची है, गलती हो गई, माफ़ कर दो। दादा ने फौरन अपनी पोती का साथ दिया था। वो भी दादा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो जानती थी कि दादा इस बार उसे कुछ भी नहीं कहने देंगे। इसी वजह से तैमूर ने अदनान की तरफ ध्यान दिया और कहा,
कि तुम मुझे अगले कुछ महीने तक हवेली के आसपास भी नजर मत आना। अदनान का चेहरा लाल हो गया था। वो लंबे कदम बढ़ाता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। दादा ने तैमूर को डांटते हुए कहा कि तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो रिया फौरन बोली, दादा वो मेरा दोस्त था। दादा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी ये दोस्तियां तुम्हें बहुत महंगी पड़ेंगी। तैमूर बीच में बोला, बस ठीक वक्त आने दो, तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। तैमूर ने धमकी भरे लहजे में कहा और वहां से चला गया। रिया गुस्से में बोली, दादा आप देख रहे हैं, ये मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, आप इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? दादा ने शांत लहजे में कहा, बेटा वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहता है। आज तो तुमसे गलती हो गई, लेकिन दोबारा कभी मत करना। और अदनान के साथ भी ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगी, पर दादा हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हैं। दादा ने गंभीर होकर कहा, लड़का और लड़की कभी सच्चे दोस्त नहीं होते। और तुम्हें पता है कि ये सब कुछ तैमूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके सारे कजिन के पेपर चल रहे थे, जिसकी वजह से सब व्यस्त थे। और रिया उन दिनों बहुत बोर हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ दिन पहले ही उसके अपने कजिन से लड़ाई भी हो गई थी, और अब बदला लेने के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। किचन में उसने पानी की एक बाल्टी भरी और उसमें गुब्बारे भरने लगी। उसने अपने एक नौकर को भी खबर दी कि जैसे ही उसका कजिन हवेली के अंदर दाखिल हो, मुझे बता देना, ताकि मैं उस पर हमला कर सकूं। नौकर ने खबर दे दी। थोड़ी देर में लॉन का दरवाज़ा खुला, और उससे पहले कि उसका कजिन अंदर दाखिल होता, उसने गुब्बारे उठाकर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिए। उसका निशाना बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं था। अभी सिर्फ 3 गुब्बारे ही गिरे थे कि तैमूर अंदर आ गया, और सीधे वो गुब्बारे उन पर जाकर टकराए। उनके होश उड़ गए, क्योंकि इतनी सर्दी में ठंडे पानी से भीगा हुआ अगर कोई घर में आते ही इस तरह से गुजर जाए, तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। अब रिया को कोई नहीं बचा सकता था। अपने भाई के पीछे से वही कज़न निकला जिसके साथ वो शरारत करना चाहती थी, और वो शरारती मुस्कुराहट लिए आगे आया। तैमूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर कितनी बार उसने इस लड़की को समझाया था, पर ये लड़की इतनी जिद्दी थी कि मानती ही नहीं थी। वो तैमूर से डरती भी थी, लेकिन उसके बावजूद अपनी मनमानी करती थी। तैमूर का भाई वाहिद शरारत भरी निगाहों से देख रहा था। तैमूर ने उसे वहां से जाने का इशारा किया, और खुद मजबूत कदम उठाता हुआ रिया के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें आखिर परेशानी क्या है? तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता? रिया ने झुकी निगाहों से कहा, मैं बदला ले रही थी। तैमूर ने गहरी सांस लेकर पूछा, किस चीज़ का बदला और किससे बदला? तो उसने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, वाहिद ने मुझे धोखा दे दिया था। तैमूर का दिल कर रहा था कि उसे उठाकर दीवार से पटक दे, लेकिन उसका मासूम चेहरा सामने आते ही उसका गुस्सा काबू में हो जाता था। उसकी बात सुनकर वो बोला, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे किस बात का बदला लिया है? क्या मैंने कोई गलती की है? रिया ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। मैंने नौकरानी को फ़ोन किया था, तो उसने मुझे बताया। तैमूर हैरान होकर बोला, क्या तुमने नौकरों के भी नंबर लिए हुए हैं? रिया घबराकर बोली, वो मैं बस वैसे ही। तैमूर झुंझलाहट से भर उठा। उसका दिल कर रहा था कि अपने बाल पकड़कर जोर जोर से खींचना शुरू कर दे। एक तरफ दादा ने ये सोच रखा था कि वो उसका निकाह इस छोटी सी लड़की से करवा देंगे। कल ही रात उन्होंने तैमूर से इस बारे में बात भी की थी। अगर ये उसकी बीवी बन गई तो तैमूर गुस्से से पागल हो जाता। उसने कठोर आवाज़ में कहा, अभी और इसी वक्त मेरे साथ मेरे कमरे में आओ, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलेगी। रिया कांपते हुए बोली, देखिए मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपको इस सूट के पैसे भी दे दूंगी। तैमूर की आंखें भड़क उठीं। उसने दहाड़ते हुए कहा, अपनी जबान को लगाम दो, वरना इसे खींचकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसकी ऊंची आवाज़ से रिया बुरी तरह डर गई। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, और आंखों में आंसू ठहर गए। उसने सिसकते हुए कहा, मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे आपसे कितनी नफरत है। तैमूर ने उसकी भीगी आंखों में देखते हुए धीमे मगर गहरे लहजे में कहा, तुम्हारी नफरतें और तुम्हारी मोहब्बतें सब मैं बहुत अच्छे से निकाल लूँगा। तुम बस मुझे मौका देकर देखो। ऐसा ना हो कि वक्त खुद तुम्हें मेरे पास ले आए। मैडम, ये मौका बहुत जल्दी आने वाला है। अब तुम काम पर लग जाओ।
जितनी देर तुम्हारी ज़बान चलती रही है, इसका मतलब है कि तुमसे 2 गुना काम निकलेगा। ये सुनकर रिया हैरत में पड़ गई और बोली, आप किस काम की बात कर रहे हैं? मैंने कभी किसी काम को हाथ भी नहीं लगाया। पर तैमूर की कठोर नज़रों ने उसे खामोश करवा दिया। न जाने कौन सी वो सख्त घड़ी थी, जब उसने अपने पापा की बात मान ली और पापा पर अंधा यकीन कर लिया। तैमूर ने उससे पूरे कमरे की सफाई करवाई, पर्दे उतरवाकर नए लगवाए, अलमारी खराब करके दोबारा से ठीक करवाई और जो कपड़े उसकी वजह से भीग गए थे, वो कपड़े भी धुलवाए। रिया जैसे ही बाहर निकलने लगी तो तैमूर ने आवाज़ दी, रुको, अभी एक छोटा सा काम बाकी है। उसके अंदर जो लावा उठ रहा था, उसे काबू में करना कितना मुश्किल था, इसका एहसास उसे आज हो रहा था। उसने पलटकर देखा तो तैमूर मुस्कुराती हुई निगाहों से उसे देख रहा था। उसके दिल ने चाहा कि वो उसकी आंखों को नोच डाले, पर इस ख्याल से वो डर गई और तुरंत तौबा कर ली। अब कौन सा काम रह गया है? उसने टूटे हुए लहजे में पूछा। तैमूर ने कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हें किताबें ठीक से रखने का बड़ा शौक है। ये सुनकर उसके दिल ने जवाब दिया कि कौन सा जालिम इंसान था जिसने आपसे ये बात कह दी। उसकी बात को इग्नोर किया और तैमूर ने कहा, मेरे साथ चलो। और वो उसके साथ लाइब्रेरी में चली गई, जहाँ का हाल ऐसा था जैसे वहाँ किताबों का तूफान आया हो। किताबें हर जगह बिखरी हुई थी, टेबल पर, कुर्सियों पर और सोफे पर पड़ी थीं। तैमूर ने कहा, इन सबको ठीक से रखो और फिर यहाँ से निकल जाओ। ये कहकर वो सोफे पर टांग पे टांग चढ़ाकर बैठ गया और रिया को काम में लगा दिया। रिया को अपनी कमर टूटती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन वो चुपचाप किताबें समेटती रही, जबकि तैमूर खामोशी से बैठा उसकी बड़बड़ाहट का मज़ा ले रहा था। उसे यकीन था कि ये लड़की अब दोबारा कोई गलती करने से पहले 100 बार सोचेगी। जब रिया लाइब्रेरी से बाहर निकली तो उसकी हालत देखने लायक थी। वो उसे देखकर अपनी मुस्कान दबाने की कोशिश कर रही थी, मगर आखिर में खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी सहेली ने चुटकी ली, लगता है भाई साहब ने तुम्हारे सर के बाल खींच डाले हैं। रिया ने झुंझलाकर कहा, उसका नाम मेरे सामने मत लो, अब वो मेरे गुस्से का निशान बनेगा। सहेली ने हंसकर कहा, बस बस, अब ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत बनाओ। मैं तो जैसे तुम्हें जानती ही नहीं। जब वो तुम्हारे सामने आते हैं तो तुम्हारी ज़बान पहले ही ताले से चिपक जाती है और तुमसे बात तो होती नहीं, ऊपर से धमकियाँ देने चली हो। रिया ने तुरंत जवाब दिया, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, अमेरिका वापस जाना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है। अगले ही दिन उसने अपने पापा को कॉल मिलाया और दूसरी तरफ से पापा ने उसे जो खबर दी, वो सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। मेरा निकाह, वो भी इस खड़ूस के साथ, इस गुस्सैल इंसान के साथ, इस जालिम इंसान के साथ। मुझे बताइए कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है पापा, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? अगर किसी गुनाह की वजह से ये जालिम इंसान मेरे पल्ले पड़ रहा है, तो मैं आपसे उस गुनाह की माफ़ी भी मांगती हूँ। वो उस वक्त बैठी हुई ऊपर वाले से ज़ोर शोर से दुआ मांग रही थी। उसकी आदत थी कि वो ऊंची ऊंची आवाज़ में दुआ करती थी। कमरे के अंदर दाखिल होते हुए तैमूर पास ही ज़मीन पर बैठ गया। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसे लड़की की बातों से अंदाज़ा हो गया था कि रिया को भी निकाह की खबर हो गई है। मैडम, यही सवाल मैं ऊपर वाले से भी पूछ सकता हूँ कि मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है? तैमूर की आवाज़ सुनकर वो फौरन ही अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। तैमूर को पता था कि जब तक वो वहाँ से जाएगा नहीं, वो अपना डूबा हुआ मुंह नहीं खोलेगी। उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई थी। वो उसकी चालाकी पर हंस रहा था और फिर अगले ही लम्हे उसने दरवाजे को हल्के से बंद करना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजे की आवाज़ से रिया को लगा कि वो बाहर चला गया है, लेकिन तैमूर वहीं दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था। उसने कहा, मेरी बात गौर से सुन लो, अपनी दुआ पूरी करो और फिर मेरे कमरे में आओ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वो दुआ मांगकर सोचने लगी, रात काफ़ी हो गई है। रिया ने तैमूर के कमरे में जाने का इरादा कैंसिल कर दिया था। जब से उसे निकाह का पता चला था, तब से तो वो उसे और भी बोझ लगने लगा था। उसने निकाह से बचने के लिए ड्रामेबाजी की, भूख हड़ताल की धमकियां दी और इमोशनल ब्लैकमेल भी किया, पर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सब यही कह रहे थे कि तैमूर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मैच है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम्हें खुश रखेगा। जबकि रिया सोच रही थी
कि आखिर तैमूर के किस काम से हवेली वालों को ये गलत फहमी हुई है कि वो उससे प्यार करता है। तैमूर जब भी उससे बात करता, उसका लहजा गुस्से से भरा होता था। उसकी छोटी सी भी गलती होती तो वो मौका ढूंढता उसे डांटने का। मम्मी पापा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो रात के वक्त अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल बात करते हुए कह रही थी। उसकी मम्मी समझाते समझाते थक गईं कि फालतू बातें मत करो, बल्कि ऊपर वाले का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें तैमूर जैसा पति दिया है। वो तुम्हें खुश रखेगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम एक बड़े गांव की सरदारनी बनने वाली हो। रिया ने मुंह फेरते हुए कहा, अगर सरदार ऐसा होगा तो सरदारनी बनने से अच्छा है कि मैं किसी कुएं में कूद जाऊं। उसकी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई थी, जबकि पापा साइड पर हट गए ताकि वो उन्हें हंसते हुए ना देख ले और वो ज्यादा नाराज हो जाए। मम्मी, मेरे सिर्फ आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या आपने मुझे किसी कचरे के ढेर से उठाया था? क्योंकि तैमूर तो पहले दिन से ही कहता है कि मैं कचरे के ढेर से उठाई गई हूँ। आज तो ये बात सच लग रही है मुझे। उसके भाई ने भी मजाक में उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था और अगले ही लम्हे उसने लैपटॉप बंद कर दिया और वो दोबारा रोने लगी। अगले 2 दिन तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। दादी उसके पास आईं और बहुत प्यार से समझाया, जिसकी वजह से उसका दिल थोड़ा तसल्ली पा गया। और फिर पीर के दिन उसका निकाह था। ब्यूटिशियन उसको तैयार करने के लिए आ गई थी और निकाह का थीम बहुत खूबसूरत रखा गया था। सारी रस्मों के साथ रिया अब तैमूर की बन चुकी थी और तैमूर के पास स्टेज पर बैठी थी। जब उसने महसूस किया कि तैमूर की उंगलियां उसकी उंगलियों को छू रही हैं, तो उसने फौरन हाथ खींच लिया, मगर अगले ही पल तैमूर ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने अपनी सांस रोक ली तो तैमूर झुककर उसके कान में हल्के से बोला, सांस ले लो वरना लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा देंगे। उसकी आवाज़ सुनकर रिया बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। तो तैमूर ने फिर उसके कानों में कहा, इतनी उलझन क्यों महसूस कर रही हो? अब रिश्ता बदल चुका है और साथ ही तुम्हारे जज्बात भी बदलने लगे हैं। लेकिन उसके दिल में डर अब भी मौजूद था। निकाह के बाद उसके सारे कज़िन वापस चले गए थे और हवेली में भी अब रौनक लग गई थी। रात देर तक ढोल बजते रहे, गाने गाए गए। तैमूर को ये सब पसंद नहीं था, मगर पहली बार वो रिया की खुशी की वजह से खामोश रहा और गाने बजाने वालों का साथ देने की जगह अपने कमरे में चला गया, जबकि रिया काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही। निकाह को 1 हफ्ता गुजर चुका था और वो अपने कजिन के साथ लॉन में लूडो खेल रही थी। इस 1 हफ्ते में उसने तैमूर का सामना नहीं किया था और ना ही उसके पास ऐसी कोई ख्वाहिश थी कि वो उसे रूबरू हो। तभी उसके कजिन उर्वा ने छेड़ते हुए कहा, हमारी दुल्हन तो अपने पति से बहुत डरती है। सुना था औरतें मर्दों को काबू में रखती हैं और यहाँ तो मर्द ने औरत को काबू में कर लिया है। बताओ रिया, तुम्हारे इतने प्यार और खूबसूरत होने का क्या फ़ायदा जब तुम्हारा पति तुम्हें अपने काबू में कर चुका है? दिया ने गर्दन सीधी करते हुए और कॉलर झाड़ते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं उससे डरती नहीं हूँ। उर्वा ने हंसते हुए कहा, ये तो उसी दिन साफ हो गया था जब वो तुम्हें डांट रहा था और तुम्हारी शक्ल ऐसी बन गई थी जैसे उसी वक्त रोना शुरू कर दोगी। वहीं बगल में बैठे वाहिद ने भी हंसकर कहा, हम तो सच कह रहे हैं, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है। रिया ने गुस्से से वाहिद की ओर देखा और कहा, तुम खामोश रहो, तुम्हारे सारे चक्कर मुझे पता हैं। अगर ज्यादा बोले तो तुम्हारे पापा को सब बता दूंगी। ये सुनकर वाहिद डर के मारे एक तरफ हो गया, मगर उर्वा लगातार तंग करती रही क्योंकि रिया के पास उसे पकड़ने जैसी कोई कमजोरी नहीं थी। तभी उसने कहा, अगर तुम में सच में इतनी हिम्मत है तो आज की रात उनके कमरे में सोकर दिखाओ। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, तुम पागल हो? इसमें पागलपन वाली कौन सी बात है? ये तो एक चैलेंज है। अगर तुमने पूरा कर लिया तो हम तुम्हें गुरु मान लेंगे। उर्वा ने छेड़ा तो वाहिद ने भी उसका साथ दिया। रिया ने आंखें छोटी करके उनकी ओर देखा और बोली, ठीक है, मैं ये चैलेंज स्वीकार करती हूँ। उर्वा ने कहा तो तय रहा, लेकिन एक शर्त है, सुबह 6 बजे से पहले उनके कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। हम आज रात लॉन में ही रहेंगे और हॉरर मूवी देखेंगे। तुम्हें तो वैसे भी हॉरर मूवी से डर लगता है। उन्होंने रिया को डराने की कोशिश की। वो बोली, अगर तैमूर को पता चल गया तो वो तुम लोगों की जान ले लेगा। मगर उर्वा ने हंसते हुए कहा, हम रिया थोड़ी हैं जो डरकर कमरे में छिप जाएं। फिर उसने रिया के बालों के साथ छेड़छाड़ की तो रिया ने हाथ झटक दिया और बड़ी मुश्किल से अपने कांपते हुए दिल को संभाला।
उर्वा के साथ ही वो उस जालिम इंसान के कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। अगर उसका कमरा लॉक होता तो उसकी किस्मत होती। और उर्वा ने कहा कि अगर दरवाज़ा लॉक हुआ तो हम तुम्हें वैसे ही अपने गुरु मान लेंगे। कम से कम तुमने हमारा चैलेंज तो एक्सेप्ट किया। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद हो ताकि वो किसी बड़ी मुसीबत से बच जाए। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि दरवाज़ा खुला हुआ था। चलिए मैडम, जाइए यहाँ से, अब हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। उर्वा ने आँख मारते हुए कहा तो वो दाँत भींचकर रह गई और घबराते हुए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उसने देखा कि तैमूर बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, ये इंसान कितने गंदे तरीके से सोता है। और फिर खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गई। कमरे में हल्की रोशनी थी जिसकी वजह से चीज़ें मुश्किल से नज़र आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो रोशनी में देखने की कोशिश की तो उसकी नज़र तैमूर के चेहरे पर पड़ी, जो नींद में बहुत मासूम लग रहा था, मगर उस मासूमियत के साथ एक अजीब सी गंभीरता भी थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये रिश्ता बदलने का असर था कि उसके दिल में अजनबी से नरम गरम जज्बात जागने लगे थे। पूरा दिन भटकने की वजह से वो बहुत थक चुकी थी और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चली गई। उसके हल्के हल्के खर्राटों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। तैमूर ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा, जो इस वक्त उसके कमरे में मौजूद थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैडम, इतनी हिम्मत कहाँ से ले आई? वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके पास आया और घुटनों के बल सोफे के पास बैठ गया। वो उसके चेहरे को बार बार देख रहा था। उसने अपनी उंगलियों से उसके गाल को हल्के से छुआ तो वो करवट बदलकर दूसरी तरफ हो गई। तैमूर बुदबुदाया, अगर मुझसे मुंह मोड़ोगी तो मेरा क्या होगा? फिर उसने उसे अपनी बाजुओं में उठा लिया और बड़े नरमी से बिस्तर पर लेटाकर खुद भी उसके पास लेट गया। उसने इस छोटी सी लड़की को अपने बाजू में भर लिया था। ये लड़की उसके लिए बेहद खास थी। बचपन से लेकर अब तक वो उसे बहुत चाहता था। उसे वो दिन अच्छे से याद था जब उसकी चाची ने कहा था कि अपनी बेटी सिर्फ अपने तैमूर को ही दूंगी और यही उसकी दुल्हन बनेगी। इन दोनों की मंगनी बचपन में ही तय कर दी गई थी, पर रिया इस बात से अनजान थी। और जब निकाह हुआ तब उसे पता चला कि वो तो बचपन से ही उसकी मंगेतर थी। अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते हुए रिया ने हल्की सी आंखें खोली और देखा कि वो दुश्मन जान की बाहों में है। उसका दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर तैमूर ने फौरन उसके होठों पर हाथ रख दिया और धीमी आवाज़ में बोला, पागल हो गई हो? क्यों अपने साथ मुझे भी फंसाना चाहती हो? वो आंखें सिकोड़ कर उसे घूर रहा था। रिया हकलाते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए, क्योंकि मैं आपके कमरे में नहीं बल्कि आप मेरे कमरे में आधी रात को मौजूद हैं। दादा ने बताया था कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हैं, मगर मेरे सामने तो आपको मैं करने के अलावा कुछ आता ही नहीं। आखिर ऐसा कैसे चलेगा? उसने उसके बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए दिल फरेब अंदाज में कहा। आज तो तैमूर साहब का अंदाज ही बदला हुआ था और ये बात रिया ने साफ महसूस की। वो वहाँ से हटने लगी तो तैमूर ने उसे दोबारा अपनी ओर खींच लिया और बोला, अगर दूरियां इतनी जल्दी ख़त्म करने का शौक़ है तो बता दो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। वो घबरा कर बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी। उसने तो हमेशा तैमूर को गुस्सेल और जालिम रूप में ही देखा था, मगर आज का ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया था। तैमूर की आंखों में शरारत थी, उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और उसके हर अंदाज ने रिया को और भी ज़्यादा उलझन में डाल दिया था। वो बोली, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तैमूर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है। अगर ज़्यादा देर तक तुम मेरे पास रहीं तो बोलना ही भूल जाओगी। इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर निकलती, उसका हाथ हैंडल पर रुक गया। तैमूर ने पूछा, क्या हुआ? उसने मासूमियत से टिमटिमाते हुए कहा, अगर मैं बाहर चली गई तो शर्त हार जाऊंगी, लेकिन अगर अंदर रही तो आप मुझे परेशान करेंगे। मैं क्या करूं? अगर मुझ पर यकीन है तो यहीं रुक जाओ। तैमूर ने कहा। वो डरी हुई सी बोली, आप मुझे तंग तो नहीं करेंगे ना? उसने अपनी गोल गोल आंखें फैलाई। तैमूर ने मुस्कुराया और बोला, ये तो मैं बाद में सोचूंगा।
वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई दोबारा सोफे के पास गई, पर जैसे ही तैमूर अपनी जगह से उठा, वो भागती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई और गहरी सांस लेने लगी। तैमूर खुलकर मुस्कुरा दिया। वो बोली, बदतमीज़ कहीं के। रिया अपने डोलते हुए दिल को संभाल रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। उसके कजिन ने उससे झूठ बोला था। लॉन में कोई नहीं था, सब अपने अपने कमरों में सो चुके थे। वो बड़बड़ाई, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, सुबह हिसाब ज़रूर लूंगी। समझते क्या हैं खुद को। ये कहते हुए वो गुस्से में अपने कजिन के कमरे में दाखिल हुई, जहां उर्वा गहरी नींद में थी। वो भी उसके पास लेट गई। सुबह उर्वा ने उसे जोर से हिलाकर उठाया और पूछा, क्या तुमने सच में पूरी रात भाई के कमरे में गुजारी? रिया हैरत से बोली, हाँ। उर्वा बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। भाई की आंख नहीं खुली क्या? वो तो खर्राटे ले रहे थे। तुम्हें उनके कमरे में नींद कैसे आ गई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। उर्वा हंसते हुए बोली, यार तुम तो कमाल हो। सुबह जब सब नाश्ते पर बैठे थे तो रिया अपने पति की बात सुनकर चौंक गई। तैमूर ने कहा, मुझे लगता है हम अपने कमरे लॉक करने चाहिए। वाहिद ने तिरछी नज़र रिया पर डाली और कहा, जी भाई, आजकल कुछ ज़्यादा ही चोरियां हो रही हैं। रिया ने गुस्से से वाहिद को घूरा। वहां बैठे सब कजिन अपनी मुस्कुराहट छुपा रहे थे, जबकि वो शर्म से लाल हो गई। दादा ने पूछा, क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच? मुझे भी बताओ। सब बोले, अरे कुछ भी नहीं, बस यूं ही बातें कर रहे हैं। दादा ने कहा, मुझे क्यों लगता है तुम लोग मेरी पोती को तंग कर रहे हो। वाहिद ने तुरंत कान पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, हम ऐसी हिम्मत कैसे कर सकते हैं। बाकी सबने भी हामी भर दी। रिया फौरन वहां से उठकर चली गई। अब अदनान का हवेली में आना जाना शुरू हो गया था। तैमूर कई बार अपनी पत्नी को समझा चुका था कि मुझे तुम्हारा उससे बात करना पसंद नहीं है, वो ठीक इंसान नहीं, मगर रिया उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। उस दिन भी वो अदनान से बातें करने में मशगूल थी। जब तैमूर लाउंज में दाखिल हुआ तो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भीज गईं। उसे अंदाज़ा हो गया कि अब इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना ये नहीं सुधरेगी। उसने रिया को आंखों से इशारा किया कि कमरे में चलो, मगर रिया अनजान बन गई और अदनान से बातें करती रही। वो उसके साथ हंसते हुए दरवाजे तक गई और फिर उसके जाने के बाद कमरे की ओर बढ़ी। तैमूर भी उसके पीछे गया। कमरे में पहुंचकर उसने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस इंसान से दूर रहो। आखिर तुम्हें इसी में क्या दिलचस्पी है? रिया ने चीखते हुए जवाब दिया, आखिर आपको इसमें क्या मसला है? तैमूर उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? तुम जानती हो औरतों की ऊंची आवाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी पत्नी मुझसे इस लहजे में बात करे। रिया ने ताना मारते हुए कहा, जाहिर है अब आपको आदत हो गई होगी दूसरी औरतों की मीठी आवाज़ सुनने की। आप कहाँ आप कड़वाहट भरी आवाज़ बर्दाश्त कर पाएंगे। तैमूर उसे घूरते हुए बोला, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? रिया बोली, जी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, औरतों की मीठी बातें सुनी है मैंने। वो बोला, मुझे बताओ ये सब झूठ है या सच? वो उसके कंधों को जोर से दबोचते हुए गरजा, अलीशा कौन है? रिया के हलक से चीख निकल गई थी। अब तैमूर को ये समझ आ चुका था कि उस घटिया अदनान ने उसे तैमूर के बीते वक्त के बारे में बहुत सी गलत बातें बता दी थीं। तैमूर ने गुस्से और दर्द से भरी आवाज़ में कहा, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो बस मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त थी। तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। ये सब झूठ है। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत थी तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? खैर अभी भी वक्त है, तुम मुझे तलाक दे दो। इससे पहले कि रिया और कुछ कह पाती, तैमूर का हाथ उठ गया और उसके चेहरे पर एक गहरा निशान छोड़ गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उसने दहाड़ते हुए कहा, दोबारा कभी तुमने ये शब्द अपने मुंह से निकाले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब तुम उस घिनौने इंसान से बात नहीं करोगी और ना ही उसके साथ कहीं जाओगी। लेकिन रिया भी अपनी जिद पर अड़ी रही। अगले दिन उसने जानबूझकर किसी को बताए बिना अदनान से मिलने का फैसला किया। अदनान इतना अच्छा मौका अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता था। उसने उसे अपने प्राइवेट फार्म हाउस में बुला लिया। रिया ने हैरानी और घबराहट से पूछा, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अदनान ने अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। उसकी मुस्कान में दरिंदगी साफ झलक रही थी। रिया को खतरे का एहसास हो चुका था। उसने घबराकर कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उससे पहले कि वो बाहर निकलती, अदनान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कसकर खींचते हुए अंदर ले गया।
उसकी आवाज़ अब खतरनाक अंदाज में गूंज रही थी। तुम्हारे पति से मेरे बहुत से हिसाब बाकी हैं और वो सब आज मैं तुमसे पूरे करूँगा। रिया ने काँपते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त थे ना, और हम दोनों तो बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। अदनान ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त था, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता था। तुम्हें पहली बार देखा था, तभी तुम्हारा दीवाना हो गया था। मैंने तुम्हारे दादा से भी बात की थी, हवेली वालों से भी गुजारिश की थी, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। यही वजह थी कि तैमूर ने भी मुझे हवेली आने से रोक दिया था। उसकी नज़रें दरिंदगी से भरी हुई थी। वो रिया को सर से पाँव तक घूरते हुए बोला, तुमसे वही चाहता हूँ जो एक मर्द औरत से चाहता है। रिया चीख पड़ी, अगर तैमूर को पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगा। अदनान ने ठहाका लगाया, तैमूर को कौन बताएगा? उसे कभी खबर नहीं होगी कि तुम्हें यहाँ कौन लाया था, और अगर तुमने ज़ुबान खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पूरे इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। रिया रोते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन उसके आंसुओं का इस जालिम इंसान पर कोई असर नहीं हो रहा था। अदनान की आवाज़ अब पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। उसने कहा, मेरे सामने आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरा दिल पत्थर हो चुका है। अब सिर्फ तुम ही हो जो मुझे खुश कर सकती हो और मेरे अंदर भरी हवस को ख़त्म कर सकती हो। ये कहते ही वो दरिंदों भरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। रिया डर से पीछे हटती गई और ठोकर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। इससे पहले कि अदनान उसे हाथ लगाता, वहाँ तैमूर आ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने दहाड़ते हुए कहा, घटिया इंसान, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू हवेली की इज्जत पर हाथ डालेगा। अगर रिया को कुछ हो जाता तो तुझको आज यहीं ख़त्म कर देता। तैमूर खामोशी से उसे लेकर हवेली वापस आ गया था। वो उससे कोई बात नहीं कर रहा था। रिया अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि अदनान ने ये सब सिर्फ उन दोनों के बीच फूट डालने के लिए किया है। उसने अपनी सारी शरारतें छोड़ दी थीं। अब वो संभल गई थी। लेकिन तैमूर न उसकी ओर नज़र उठाकर देखता, न उससे कोई सवाल करता और ना ही उसके मामलों में दखल देता। वो जैसे पूरी तरह से उससे बेताल्लुक हो चुका था, और यही चीज़ रिया का दिल तोड़ रही थी। रिया चाहती थी कि तैमूर पहले जैसा बन जाए। वो उससे गुस्सा करे, उसे डांटे, उस पर हक जताए, उससे बात करे। वो अपने किए की माफ़ी भी मांगना चाहती थी, मगर उसे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। उस दिन उसका दिल जब बहुत भारी हो गया तो वो दादी के कमरे में चली गई और उनके कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, दादी, मुझसे गलती हो गई। तैमूर मुझसे नाराज़ हो गया है। वो मुझे माफ़ नहीं कर रहा है। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? उसका ये रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब वो बेरुखी दिखाता है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं टूट गई हूँ दादी, वो बिलखते हुए बोली। दादी ने उसे उठाकर सीने से लगाया और बोली, तुम जाकर उससे बात करो, अपने किए की माफ़ी मांगो। जब तक तुम उससे सीधी बात नहीं करोगी, तब तक इसी तरह परेशान रहोगी। पर दादी, वो मुझे नज़रअंदाज करता है। रिया ने धीमी आवाज़ में कहा। गलती किससे हुई है? दादी ने सवाल किया तो रिया ने शर्म से चेहरा झुका लिया। मुझसे हुई है तो फिर पहले माफ़ी कौन मांगेगा? दादी ने प्यार से पूछा। मैं मांगूंगी, रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। एक दिन उसने बिना इजाज़त तैमूर के कमरे में दाखिल होकर सीधे उसके कदमों में गिर पड़ी। ये देखकर तैमूर बुरी तरह घबरा गया। क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? तैमूर ने कहा। रिया रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरे साथ ऐसा रवैया मत रखिए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। जब आप बेरुखी दिखाते हैं तो मेरा दिल बहुत दुखता है। तैमूर ने गहरी सांस ली और नरम लहजे में कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं बस चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। मैं भी ये बताना चाहता था कि मुझे तकलीफ़ होती है जब तुम जानबूझकर उस घटिया इंसान के साथ वक्त गुजारती थीं। अगर वो अच्छा होता तो मुझे कोई मसला नहीं होता, लेकिन मैं उसकी फितरत को अच्छे से जानता था। देखो, उसने हमारे बीच कितनी दूरियां पैदा कर दी। रिया खामोशी से सर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी। तैमूर ने कहा, और अब रोना बंद करो। रिया ने मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए पूछा, आपने मुझे माफ़ कर दिया है ना? हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, तैमूर ने नरमी से जवाब दिया। आपको उस दिन कैसे पता चला कि मैं उसके साथ गई थी? रिया ने हैरत से पूछा। तैमूर हल्की मुस्कान के साथ बोला,
क्योंकि मैं जानता था कि तुम अगले दिन कोई ना कोई बेवकूफ़ी ज़रूर करोगी। इतना तो तुम्हें पहचान ही गया हूँ। ये सुनकर रिया शर्मिंदा हो गई। तैमूर ने उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर किया और बोला, मेरे बीते वक्त में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारे अतीत में जो हुआ उसे भी मैं छोड़ चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से हम अपना आज और आने वाला कल खराब करें। ये सुनकर रिया खुलकर मुस्कुरा दी। उसने अपना सर तैमूर के सीने पर रख दिया। तैमूर ने उसके कंधे को अपने हाथों से लपेट लिया और उसे प्यार से अपने गले से लगा लिया। रिया को अपनेपन और सुकून का एहसास हुआ। रिया और तैमूर के बीच अब खामोशी धीरे धीरे पिघलने लगी थी। वो जो तैमूर कभी गुस्से और कठोर लहजे से ही बात करता था, अब उसी तैमूर की आंखों में नरमी उतरने लगी थी। रिया जब हवेली के आंगन में खामोशी से बैठती, तो तैमूर दूर से ही उसकी ओर देखता और फिर बिना कुछ कहे उसके पास जाकर बैठ जाता। दोनों के बीच अब इतनी बातें नहीं होती थीं, पर उस खामोशी में भी एक अपनापन उतरने लगा था। जब वो उसकी पसंद का खाना बनाने लगती, तो तैमूर बिना जताए ही प्लेट खाली कर देता, और जब वो हवेली की सीढ़ियों से उतरते हुए लड़खड़ा जाती, तो तैमूर का हाथ उसे थाम लेता। रिया के दिल में अब उस जालिम इंसान की जगह धीरे धीरे एक ऐसे शख्स की तस्वीर बनने लगी थी जो उसे संभालना चाहता था। रात को जब हवेली में सब सो जाते, तो रिया छत पर जाकर आसमान देखती और दिल ही दिल में ऊपर वाले से दुआ करती कि उसका रिश्ता संभल जाए। तैमूर भी कभी कभी खामोशी से वहीं आकर खड़ा हो जाता और दोनों बिना एक दूसरे की तरफ देखे लंबे वक्त तक सितारों को निहारते रहते। फिर तैमूर धीमी आवाज में कह देता कि तुम चाहो तो मुझसे अपनी बातें बांट सकती हो। और ये सुनकर रिया का दिल धड़कने लगता, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता कि तैमूर का गुस्सा सिर्फ दिखावा है। उसके दिल में भी उसके लिए नरमी और ख्वाहिश छुपी हुई है। धीरे धीरे हवेली के लोग भी इस बदलाव को नोटिस करने लगे थे। रिया अब उतनी चुपचाप नहीं रहती थी। वो तैमूर के सामने अपने छोटे छोटे ख्वाब रखने लगी थी। कभी कह देती कि उसे बचपन से झूले पर बैठना बहुत पसंद है, कभी कहती कि उसे पतंग उड़ाना नहीं आता। और तैमूर, जो पहले ऐसी बातों को फिजूल समझता था, अब उसी की ख्वाहिशें पूरी करने लगा। एक दिन उसने हवेली के आंगन में झूला लगवाया, और जब रिया उस पर बैठकर मुस्कुराई, तो तैमूर को लगा कि उसकी सारी थकान उतर गई है। रिया को अब समझ आने लगा था कि मोहब्बत का इजहार शब्दों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे ख्यालों से होता है, और तैमूर उसे अपने ख्यालों में शामिल कर चुका है। वो अब उसे डांटने के बजाय उसके माथे पर नज़र रखता, उसके दर्द को महसूस करता, और जब वो रोने लगती, तो खामोशी से उसके आंसू पोंछ देता। रिया के दिल में डर अब भी कहीं गहराई में दबा हुआ था, पर उस डर पर मोहब्बत हावी होने लगी थी। और तैमूर के दिल में जो गुस्सा और नफरत का तूफान था, वो भी एक नरम सी हवा में बदल रहा था। धीरे धीरे हवेली की खामोशी में रिया और तैमूर के बीच एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। जब भी रिया रसोई में जाती, तो तैमूर बिना आवाज़ किए उसके पास खड़ा हो जाता, और जब वो उससे पूछती कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो वो बस मुस्कुराकर कहता कि मुझे बस तुम्हारे पास खड़े होने का मन करता है। रिया की आंखों में अब पहली बार चमक लौटने लगी थी। वो सोचती थी कि जिस आदमी को वो सिर्फ गुस्से और सख्ती से पहचानती थी, वही अब उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया है। एक शाम हवेली के आंगन में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रिया बरामदे से बाहर निकलकर बूंदों को अपने हाथों पर महसूस करने लगी। तभी तैमूर वहीं आ गया। उसने खामोशी से रिया का हाथ थाम लिया और कहा कि आज पहली बार मुझे लग रहा है कि हवेली सच में घर जैसी लग रही है। रिया ने उसकी आंखों में देखा, तो उसमें कोई झूठ या गुस्सा नहीं, बल्कि सिर्फ एक सच्ची मोहब्बत दिखाई दी। तैमूर ने गहरी सांस लेकर कहा, रिया, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, पर अब मैं तुमसे सिर्फ एक सच कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी बीवी नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ एक नया सफ़र शुरू करो। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ कह नहीं पाई, बस तैमूर के हाथ को कसकर पकड़ लिया। तैमूर ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा हर दर्द अब मेरा होगा, और तुम्हारी हर मुस्कान मेरी जीत होगी। उस रात दोनों पहली बार देर रात तक साथ बैठे, अपनी ज़िंदगी की बातें साझा की। रिया ने अपने बचपन के किस्से सुनाए, तो तैमूर ने अपने दिल के जख्म खोले। और जब रात गहराने लगी, तो दोनों को एहसास हुआ कि अब उनके बीच न दूरी है, न खामोशी, सिर्फ एक गहरी मोहब्बत है
जो वक्त के साथ और मजबूत होती जाएगी। उस रात हवेली में बहुत सन्नाटा था। चारों तरफ हल्की हल्की हवा बह रही थी और बाहर चांद की रोशनी आंगन में बिखरी हुई थी। ये अपने कमरे की खिड़की पर बैठी सोच रही थी कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर आ गई है। कभी वो तैमूर से नाराज रहती थी, कभी डरती थी, और आज वही इंसान उसके दिल का सबसे बड़ा सुकून बन चुका था। वो ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो तैमूर कमरे में दाखिल हो चुका था। उसके चेहरे पर गहरी सोच और आंखों में नरमी झलक रही थी। तैमूर खामोशी से उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके सामने खड़ा हो गया। रिया ने झिझकते हुए उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। तैमूर ने धीरे से कहा, रिया, आज मैं तुमसे अपने दिल की सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ। रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगी। तैमूर ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए और बोला, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। जब तुम मुझसे दूर होती हो तो मेरा दिल जैसे खाली सा हो जाता है, और जब पास होती हो तो मुझे लगता है कि मेरी दुनिया पूरी हो गई है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, अब जब सब कुछ साफ हो चुका है तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपको पूरे दिल से माफ़ करती हूँ और अब कभी आपको अपने से दूर नहीं होने दूंगी। ये सुनकर तैमूर ने गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल का बोझ उतर गया हो। उसने रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछ दिए। रिया की आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन उनमें एक चमक थी। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी रही, जिसमें सिर्फ दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर तैमूर ने बहुत नरमी से उसके माथे पर किस दी और फुसफुसाकर कहा, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत होगी, ना गुस्सा ना दूरियां। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को तैमूर की बाहों में समेट लिया। दोनों ऐसे लगे जैसे बरसों की दूरी मिटाकर आखिरकार एक हो गए हों। हवेली की खामोश रात अब उनके लिए एक नई शुरुआत की गवाह बन गई थी। खिड़की से आती चांदनी उनकी नज़दीकियों पर बिखर रही थी और वो पल हमेशा के लिए उनकी यादों में दर्ज हो गया। रिया ने धीरे से कहा, तैमूर, अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, और जब तक आप मेरे साथ हैं मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानूंगी। तैमूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं खुद को सबसे खुशनसीब आदमी, क्योंकि मुझे तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है। कमरे में रात की खामोशी छाई हुई थी। रिया और तैमूर आईने के सामने खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे आज वो अंदर से बिल्कुल बदल गए हों। तैमूर ने बिना कुछ कहे उसके बालों को अपने हाथों से पीछे किया और उसकी गर्दन पर अपना चेहरा झुका दिया। रिया का पूरा बदन कांप उठा। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली और उसकी सांसें तेज होने लगी। वो बोला, आई लव यू रिया। वो बोली, आई लव यू टू। तैमूर ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसने अपनी तरफ मोड़ा। अब दोनों आमने सामने खड़े थे। रिया की आंखों में हल्की सी नमी थी और चेहरा शर्म से लाल हुआ पड़ा था। तैमूर ने बहुत नरमी से उसकी ठुड्डी उठाई और कहा, अब इन आंखों से आंसू सिर्फ खुशी के निकलेंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। रिया ने हल्के से सर झुका दिया और उसी पल उसके आंसू तैमूर की उंगलियों पर गिर गए। तैमूर ने मुस्कुराते हुए उसके गालों को सहलाया और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिया ने भी उसके सीने पर अपना सर रख दिया। दोनों की धड़कनें एक साथ धड़क रही थीं। उस रात दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ खामोशियों में बसी मोहब्बत थी। तैमूर ने उसकी हर नाजुक जगह प्यार करा। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को उसकी बाहों में और कसकर भींच लिया, मानो वो पल कभी ख़त्म न हो। ये लम्हा दोनों के लिए फर्स्ट नाइट की तरह यादगार था, लेकिन उसमें सिर्फ मोहब्बत थी, अपनापन था और विश्वास की वो मिठास थी जिसने दोनों के बीच की हर दूरी को हमेशा के लिए मिटा दिया। रिया और तैमूर के रिश्ते में अब मोहब्बत इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी अधूरा महसूस करते थे। उनके बीच की दूरियां अब सिर्फ मोहब्बत और अपनेपन में बदल चुकी थीं। तैमूर अब पहले से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखने लगा था। उसके चेहरे की हल्की सी उदासी भी तैमूर से बर्दाश्त नहीं होती थी, और रिया को अब यकीन हो चुका था कि उसका जीवन साथी उसके लिए पूरी दुनिया है। इसी मोहब्बत के सफ़र में
कुछ महीनों बाद रिया ने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है। उसने डॉक्टर से कंफर्म किया और जब रिपोर्ट उसके हाथ में आई तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रिया की मुस्कान में एक नई चमक थी। उसके चेहरे पर जो नूर आया था, उसने सबको हैरान कर दिया। जब तैमूर को ये खबर मिली तो वो कुछ पलों तक खामोश रह गया, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो। फिर उसने रिया को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, रिया, तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी बना दिया है। आज से तुम्हें 2 गुना ख़याल मिलेगा, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे अंदर हमारी मोहब्बत का तोहफ़ा पल रहा है। दादी ने जब ये खबर सुनी तो उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्होंने रिया को अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा, आज मेरी दुआ पूरी हो गई। हवेली में कई सालों बाद इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। अब तो इस घर के आंगन में भी फिर से किलकारियाँ गूंजेंगी। गांव से लेकर शहर तक इस खबर ने सबको खुश कर दिया। तैमूर के भाई बहन, कजिन सब रिया का ख्याल रखने लगे। घर में हर वक्त हंसी मजाक का माहौल रहता। कोई उसके लिए फल ला रहा था तो कोई उसके खाने का ध्यान रख रहा था। तैमूर तो हर वक्त उसके आसपास ही मंडराता, जैसे उसे कहीं कुछ हो न जाए। रिया की नन्ही नन्ही ख्वाहिशों को पूरा करना अब तैमूर का सबसे बड़ा काम बन गया था। अगर वो आधी रात को भी कोई चीज़ खाने की फरमाइश करती तो तैमूर उसी वक्त उसके लिए ले आता। वो उसे थकने नहीं देता और हर वक्त उसे प्यार और अपनापन देता। पूरा घर अब रौनक से भर गया था। हवेली के हर कोने में हंसी गूंजती थी। सब मिलकर उसके आने वाले बच्चे की बातें करते, कभी नाम सोचते, कभी कपड़े, कभी खिलौने की चर्चा करते। दादी कहती, ये बच्चा हमारी मोहब्बत और हमारी परंपरा की निशानी होगा। रिया खुद को बहुत खुशनसीब मानती कि उसे तैमूर जैसा हमसफ़र मिला, जिसने सिर्फ उसका हाथ नहीं थामा, बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी को प्यार और इज़्ज़त से भर दिया। और अब जब उनके बीच ये अनमोल तोहफ़ा आया था, तो दोनों की मोहब्बत और भी गहरी हो गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते गलतफ़हमियों और लड़ाइयों से नहीं, बल्कि मोहब्बत, भरोसे और माफ़ करने की ताकत से मज़बूत बनते हैं। एक इंसान की गलती को समझकर माफ़ करना और एक दूसरे के साथ निभाना ही असली प्यार की पहचान है। और जब घर में मोहब्बत और सच्चाई रहती है, तो पर वाला उस घर को खुशियों से भर देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वो नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।